तुम लोग को 9th का ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं और ज्योमेट्री के बारे में इतना ही जान लो। ज्योमेट्री मैथमेटिक्स तो ऐसे ही भारी माना जाता है, जबकि भारी है नहीं। इसमें भी ज्योमेट्री को सबसे डेंजरस पोर्शन माना जाता है मैथमेटिक्स में। तो डेंजरस उसके लिए है जिसका बेस कमज़ोर है। अब ज्योमेट्री स्टार्ट करोगे और त्रिभुज यानी ट्रायंगल की परिभाषा नहीं आ रहा है, रेक्टेंगल यानी आयत की परिभाषा नहीं आ रहा है, वर्ग की परिभाषा नहीं आ रहा है, चतुर्भुज नहीं जानते हो, वृत्त नहीं जानते हो, तो ज्योमेट्री खाक पढ़ोगे। ये तो बिना अनाज का भोजन बनाने के लिए इसका मतलब बैठ गया है। इसलिए बेस ऑफ ज्योमेट्री बिंदु से वृत्त तक आदित्य ग्लोबल पर अपलोड है 60 पार्ट में। इसको तू लोग देख लोगे या जो देख लेगा उसके लिए ज्योमेट्री भारी नहीं बल्कि कमज़ोर सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम तो डिटेल में बतलाएंगे, जहाँ जिसकी आवश्यकता होगी उसकी चर्चा करेंगे। तो 9th में या सिर्फ इतना ही समझो ज्योमेट्री की कहानी कहाँ से स्टार्ट होता है। तो ज्योमेट्री में सबसे पहले जानना होगा, दो बातें होती है, दो तरह का कथन होता है। वैसे भी जीवन में देखना दो तरह की बातें होती है। एक कथन यानी दो तरह के कथन होते हैं। बहुत सारे ऐसे कथन होते हैं जिसके लिए किसी सबूत की आवश्यकता नहीं होती है। अगर दिन में अगर कोई यह सबूत मांगे जो साबित करो कि अभी दिन का समय है, रात नहीं है, इसको साबित क्या करना है। हम लोग दिन के समय में जहाँ भी मैदान में हो, बरंडा पर हो, छत पर हो, कहीं भी खड़े होंगे तो एक दूसरे को देखेंगे। और तुम लोग को फिजिक्स में बतलाए हैं, एक दूसरे को देखने के लिए या इस ब्रह्मांड के किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें दो फैक्टर चाहिए, एक स्वस्थ आँखें, दूसरा प्रकाश। तो प्रकाश की उपस्थिति में ही हमारी स्वस्थ आँखें किसी भी वस्तु को देख सकती है। और दिन के समय में सूर्य की प्रकाश फैली रहती है, इसकी उपस्थिति में हम लोग एक दूसरे को देखते हैं। इसलिए कहते हैं कि दिन का समय है, इसके लिए सबूत की आवश्यकता नहीं है। पूछने वाला पूछे, साबित करे कि अभी दिन का समय है, तो ये साबित करने वाली बात नहीं होगी, बल्कि इसको कहा जाएगा, देखो तुम हमको देख रहे हो, हम तुमको देख रहे हैं, और तुम हम दोनों मिलकर अपने चारों ओर प्रकृति के सारे पदार्थों को देख रहे हैं। इसका अर्थ है प्रकाश है, सूर्य की प्रकाश में देख रहे हैं, इसलिए दिन का समय है। इसे साबित नहीं किया जा सकता है, देखा जा सकता है और अनुभव किया जा सकता है। तो जिस तरह के कथन को साबित नहीं करना पड़ता है, उस तरह के कथन को स्वयं सिद्ध या अभिगृहित कहते हैं। इंग्लिश टर्म भी लिख दिए हैं, थ्योरम, प्रमेय का। इस तरह से अपना इंग्लिश याद कर लेना। तो कहने का अर्थ, समुद्र के किनारे खड़े होकर के ये कहा जाए जो साबित करो कि समुद्र में जो कुछ हुआ है वह पानी है, तो यह साबित करने वाला चीज़ नहीं रहा, साबित करने वाला कथन नहीं रहा। क्योंकि पृथ्वी के उच्च तल से निम्न तल की ओर पानी का प्रवाह होगा। समुद्र पृथ्वी पर सबसे गहरा भाग है, तो समुद्र से ऊपर जो कुछ भी है, ऊंची भूमि है, तमाम पानी वर्षा का हो या नदी का हो, अंत में समुद्र में जमा हो जाता है ना। तो बहुत सारे कथन को हमें साबित ही नहीं करना पड़ता है और मान कर चलना पड़ता है जो ये सही है। अनुभव करके देखा जाता है, आँखों से देखा जाता है। और ऐसे कथन को जिसके लिए हमें सबूत की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे कथन को अभिगृहित या स्वयं सिद्ध कहते हैं। दूसरा साध्य या प्रमेय, थ्योरम। तो बहुत सारे कथन जीवन में ऐसे भी होते हैं जिसे हमें साबित करना पड़ता है। जैसे कैसे समझेंगे, जो तुम या हम इंडियन हैं, इसके लिए सबूत देना पड़ेगा। आधार कार्ड दो, इसमें फ़ोटो भी रहता है, सब पता रहता है। तो आधार कार्ड हम लोगों के लिए यह सबूत होता है कि हम लोग भारत के वासी हैं। तो एक प्रूफ चाहिए ना। कोई मान लो ग्रेजुएशन कर गया, कहेगा हम ग्रेजुएट है, तो कैसे समझेगा, तो अपना सर्टिफिकेट दिखलाओ।
कहीं पर झगड़ा होता है तो देखना पंचायत बैठाया जाता है, गांव घर में या टाउन में ही पंचायत बैठाया जाता है। तो एक आदमी चोरी किया है और दूसरा आदमी आरोप लगाने वाला होता है। तो आरोप लगाने वाला तो किसी पर आरोप लगा सकता है जो इसने चोरी की है, तो इसको तो पंचायत में सबूत देना होगा न जी, किस सामान की चोरी हुई, चोरी जो जिसने किया, क्या वह उस दिन गांव में था। बहुत तरह का ऐसा प्रूफ सबूत होता है जिसके द्वारा साबित हो जाएगा या तो यह व्यक्ति चोर है। जब पंचायत में साबित हो गया तो उसका कथन सही हुआ जो यह व्यक्ति जिस पर चोरी का आरोप लगाए हैं वह व्यक्ति चोर है, इसको पंचायत में साबित करके दंड दिया जा सकता है। जब कोई सबूत ही नहीं है तो क्या दंड देगा, खाक, कुछ नहीं। तो बहुत सारा ऐसा कथन, न्यायालय कोर्ट का जितना भी मामला है सब में जज के पास सबूत रखना पड़ता है और साबित करना पड़ता है जो अमुक आदमी ने अपराध किया है। जब कोर्ट में साबित हो जाता है कथन जो ये अपराधी है तब इसको अपने अनुसार सज़ा दी जाती है। और उदाहरण अगर लोगे तो मान लो जैसे तू लोग जानता है त्रिभुज के 3 कोनों का योग 180 डिग्री होता है। कैसे हम मान ले जो 180 डिग्री होता है, 200 डिग्री नहीं होता है, 181 डिग्री नहीं होता है, 160 डिग्री नहीं होता है, बल्कि त्रिभुज कोई भी हो उसके 3 कोनों का योग 180 डिग्री होता है। इसे तो साबित करके दिखलाना होगा, नहीं तो कैसे मान लेंगे। तो जिन कथनों को साबित किया जाता है उन कथन को थ्योरम कहेंगे। कुछ ऐसे भी कथन होते हैं जिसे साबित नहीं करना पड़ता है, इसके लिए किसी प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती है, तो इस तरह के कथन को हम लोग अभिगृहित कहेंगे। ये दोनों की परिभाषा को तू लोग समझ गया। दोनों का आंसर हम लिख दिए हैं। अभिगृहित या स्वयं सिद्ध किसे कहते हैं, दूसरा थ्योरम। तो थ्योरम, ये सब थ्योरम तुम लोग को पढ़ना है। हम 3 ठो थ्योरम का उदाहरण दे दिए हैं। जिस कथन को सिद्ध करने के लिए हमें प्रूफ यानी सबूत की आवश्यकता होती है उस कथन को साध्य या थ्योरम कहते हैं। जैसे ये तीनों थ्योरम ही है। त्रिभुज के 3 कोनों का योग 180 डिग्री होता है, साबित करे, ये थ्योरम है। अर्धवृत्त के कोण समकोण होते हैं। वृत्त जब पढ़ाएंगे तो आधा वृत्त का कोण कैसे समकोण होगा, तो ये भी तुमको थ्योरम है। दूसरा जैसे ये देखो, पहला में तो त्रिभुज के 3 कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज तो बहुत तरह का होता है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये सब होता है न जी। दूसरा है अर्धवृत्त के कोण समकोण होते हैं। इसका अर्थ हुआ ये कोई अर्धवृत्त है, सॉरी ये कोई वृत्त है, तो ये केंद्र है सी, तो ये व्यास हो गया ए बी। ए बी के ऊपर ये बुनका वाला आधा वृत्त हुआ, बिंदु वाला, ये उजला वाला आधा वृत्त। तो अर्धवृत्त का अर्थ हुआ आधा वृत्त। तो अर्धवृत्त के कोण समकोण होते हैं। इसका अर्थ हुआ ये चलो आधा वृत्त है, ये केंद्र है। तो अर्धवृत्त के कोण का अर्थ हुआ व्यास के सिरा ए और सिरा बी से कहीं भी कोण बनाओ। इसको डी मान लेंगे, तो ये आधा वृत्त हुआ। तो इसी को कहेंगे अर्धवृत्त का कोण। साबित करना है ये कोण 90 डिग्री होता है। आगे साबित करेंगे, तो ये थ्योरम हो गया। जैसे भी, जैसे बी को यहाँ ले आओ और फिर ए को यहाँ मिला दो, तो ये कोण 90 डिग्री ही होगा। कहीं भी अर्धवृत्त का कोण ये भी हुआ, यानी ए और बी, व्यास का पहला सिरा अंतिम सिरा, दोनों को कहीं से मिला दो, जो कोण बनेगा वह 90 डिग्री होगा और यही कोण अर्धवृत्त का कोण कहलाएगा। तो अनंत कोण बन सकता है ना 90 डिग्री। तो ये दूसरा भी थ्योरम है, इसे साबित करना पड़ता है इस कथन को, इसलिए यह भी थ्योरम है। तीसरा त्रिभुज की आगे में थ्योरम है, साबित करे कि त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की आधी और समानांतर होती है। तो ये जो 3 कथन हम लिखे हैं, तो ये थ्योरम्स इसलिए है, तीनों को साबित करने के लिए प्रूफ की आवश्यकता पड़ेगी।
सबूत की आवश्यकता पड़ती है, और जिस कथन को साबित करने के लिए सबूत यानी प्रूफ की आवश्यकता हो उस कथन को थ्योरम कहेंगे। तो इस पार्ट में एक क्वेश्चन और बतला देते हैं। अभिगृहित वन यानी जिसे साबित नहीं किया जा सके, जिसे मान करके चलना होगा, तो अभिगृहित वन क्या है ये इस थ्योरम में बतला। इस पार्ट देखो, पार्ट 1 में अभिगृहित वन बतला देते हैं, पार्ट 2 में थ्योरम चलेगा। इसी पर आधारित है, इसलिए समझ ढंग से। जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा खड़ी होती है तो इस तरह बने दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इससे पहले तो लोग 90 डिग्री कोण का परिभाषा जान जाओगे तो ये इसमें काम आएगा। सिर्फ वैसे हम बेस ऑफ ज्योमेट्री में पढ़ा चुके हैं, 90 डिग्री का कोण किसे कहते हैं। तो तुम लोग को तो बतला चुके हैं एक नहीं कई बार। जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी होती है, बिल्कुल सीधी का अर्थ हुआ जैसे मान लो एक सरल रेखा AB है, इसको एक दूसरी सरल रेखा मान लो, तो बिल्कुल सीधी खड़ी का अर्थ ये बोलो तो AB पर ये बिल्कुल सीधी खड़ी है? नहीं है। अब नहीं है, लेकिन अब देख करके लग रहा है ना बिल्कुल सीधी खड़ी है। तो एक सरल रेखा AB पर इसको CD सरल रेखा मान लो, CD सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी है, तो 90 डिग्री कोण का परिभाषा है जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी होती है तो दोनों के बीच बनने वाला कोण को 90 डिग्री का कोण कहते हैं। ये 90 डिग्री का कोण होगा। इधर भी देखो एक कोण और बन गया, तो AB पर ये सरल रेखा खड़ी है तो ये कोण भी 90 डिग्री का बनेगा। समझ गया? अगर मान लो ऐसे ले, ये CA सरल रेखा AB पर बिल्कुल सीधी खड़ी है, तो परिभाषा के अनुसार जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी होती है तो दोनों के बीच बनने वाला कोण को 90 डिग्री का कोण कहेंगे। तो 90 डिग्री के कोण का परिभाषा समझ गया। अब मान लो कोई सरल रेखा है, कोई भी सरल रेखा हम लोग लें, मान लो एक सरल रेखा AB है, तो एक बिंदु कहीं पर एक बिंदु ले लो C, तो इस पर हम लोग सरल रेखा को सीधी भी खड़ी कर सकते हैं और टेढ़ी भी। अगर सीधी खड़ी करे तो पर भी दो कोण बनेगा और टेढ़ा खड़ा करे तो पर भी दो ही कोण बनेगा। मान लो ये एक सरल रेखा खींचे जो CD, AB पर DC बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी है, इसीलिए AB एवं DC के बीच बनने वाला ये कोण और ये कोण न तो ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री नहीं है। अगर मान लेते हैं इस कोण को अल्फा, इसको बीटा मान लेते हैं, तो ये टोटल कोण कितना का होगा, तो इसकी जानकारी के लिए बिंदु C पर AB सरल रेखा के बिंदु C पर एक सीधी सरल रेखा खींचो। ये EC AB पर बिल्कुल सीधी सरल रेखा है, इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री होगा, बोलो। और ये पूरा कोण भी 90 डिग्री होगा, तो ये 90 तो टोटल 180 हो गया। तो जब 180 हो गया तो इसका अर्थ हुआ एक सरल रेखा पर कोई भी बिंदु लेते हैं तो एक ही ओर का कोण 180 डिग्री का कोण होगा ना। सीधे बांट दिए सीधी सरल रेखा के द्वारा 90 180। मान लो ये सरल रेखा सीधी सरल रेखा नहीं है, तो वास्तव में ये दोनों कोण का योग 180 ही है ना। जैसे दो भाग में बांटे तो 90। तो ये CD सरल रेखा DC सरल रेखा AB पर खींचे हैं
अगर ये कोण मान लेते हैं 60 डिग्री है तो पूरे का योग होना चाहिए 180। तो 180 में से ये 60 हटा दो तो बचा हुआ कितना होगा, 120 डिग्री होगा। किसी भी टाइप की सरल रेखा एक सरल रेखा पर खींचे, मान लो ये पी क्यू कोई सरल रेखा है, हम लोग ऐसे ही खींच दे एम एन, तो एक कोण ये बना, दूसरा कोण ये बना, वास्तव में ये पूरा कोण 180 होगा। इसमें अब दो मत नहीं रहा, क्योंकि यहाँ से जब सीधी सरल रेखा खड़ा करेंगे तो इधर 90 इधर 90 90 90 180। तो पी क्यू सरल रेखा पर एम एन सरल रेखा खड़ी है, ये नहीं कह रहे हैं जो सीधी खड़ी है या तिरछी, सिर्फ खड़ी है। तो दो ही तरह का कोण बनता है ना, एक कोण ये और दूसरा ये कोण बनता है। तो इसी दोनों कोण को कहा जाएगा आसन्न कोण। देखो नाम में है आसन्न कोण। आसन्न का मतलब होता है नज़दीक। जैसे किसी को कह दो तुम्हारी मौत आसन्न है, यानी नज़दीक है, तो इस आसन का मतलब होता है नज़दीक। एक तो होता है आसन, खाने के लिए बैठोगे तो लोग आसन देता है, बोरा बिछा देता है, कुछ बिछा देता है, बैठ आसन ग्रहण कर। न संयुक्त लग गया तो आसन मतलब नज़दीक, नज़दीक का कोण। तो ये मान लो अल्फा है, ये बीटा है, तो कहेंगे ना अल्फा के नज़दीक बीटा है और बीटा के नज़दीक अल्फा है, इसीलिए दोनों नज़दीक का कोण है, यानी आसन्न कोण है। मान लो एक ऐसे हम चित्र बनाते हैं, पी क्यू आर एस एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटता है, तो ये कोण कुछ न कुछ होगा। मान लो ये हुआ अल्फा, ये भी कुछ न कुछ होगा, इसको मान लो बीटा, ये कुछ होगा तो इसको थीटा, ये कोण को मान लो डेल्टा। तो बिंदु ओ पर कितना कोण बन रहा है, 4 कोण। 4 कोण में ध्यान दो तो अल्फा के नज़दीक डेल्टा है, तो अल्फा और डेल्टा को आसन्न कोण कहा जाएगा। अल्फा के नज़दीक बीटा है तो अल्फा और बीटा को आसन्न कोण कहा जाएगा। लेकिन बीटा और डेल्टा देखो तो बीटा के नज़दीक डेल्टा नहीं है, क्योंकि इसके नज़दीक इधर अल्फा है, तब अल्फा के बगल में डेल्टा है, इसीलिए बीटा और डेल्टा को आसन्न कोण नहीं कहेंगे। इसी तरह बीटा और थीटा ये दोनों एक दूसरे से सटा है, नज़दीक है, तो बीटा और थीटा को आसन्न कोण कहेंगे। लेकिन थीटा और अल्फा को कहेंगे आसन्न कोण नहीं कहेंगे, क्योंकि थीटा के बगल में डेल्टा है, बाईं ओर में बीटा है, ये तो आमने सामने है। तो आमने सामने का हिंदी सम्मुख। आमने सामने के कोण को सम्मुख कोण कहेंगे और दो सटे हुए कोण को आसन्न कोण कहेंगे, ये याद रख, ठीक है। तो अब जो ये है, जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा खड़ी होती है तो इस तरह बने दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब इस चित्र में गौर करो, इस दोनों चित्र में ये 120 डिग्री होगा तो ये 60 डिग्री होगा, तब न 180 डिग्री। तो 120 डिग्री का आसन्न कोण 60 डिग्री हुआ, 60 डिग्री का आसन्न कोण 120 डिग्री हुआ, और दोनों एक दूसरे के लिए आसन्न कोण हुआ। ये अल्फा और बीटा पी क्यू सरल रेखा पर एम एन सरल रेखा खड़ी होती है, इसीलिए दो आसन्न कोण अर्थात अल्फा एवं बीटा का योग 180 डिग्री होगा। ये अभिगृहित है, तुमको मान करके चलना होगा। कैसे होगा वो तो 90 डिग्री के कोण के आधार पर बतला दिए। तो इस अभिगृहित को समझ गया, इसका काम जस्ट पार्ट 2 में एक थ्योरम होगा जिसका नाम है साबित करे कि जब एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा को काटती है तो आमने सामने का कोण समान होता है। ये कोण अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा, ये बीटा होगा, तो ये भी बीटा होगा। इस थ्योरम में इसकी आवश्यकता है, इसको तू लोग समझ गया। अब पार्ट 2 में थ्योरम चलेगा।